मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पब्लिक एड में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए पहले। आज हम 6 क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का संगठन लिखिए। देखो, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, संगठन का मतलब होता है इसकी रचना कैसे होती है, इसके बारे में जानना है। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार, जैसे भी राष्ट्रपति को अनुभव हो भी इनकी कितने की ज़रूरत है, उनकी संख्या निश्चित कर सकता है। और आजकल संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य हैं। जो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। और देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती होती है, भर्ती किए गए उम्मीदवार योग्य हों, यानी कि जिनकी भर्ती की गई है वे योग्य हो, उस पद के काबिल हो, लायक हो। इसलिए इनकी नियुक्ति करते समय, जब इनकी नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति इस बात का ध्यान रखता है कि इसमें कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का संघीय राज्य सरकारों के में प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का अनुभव हो। सीधी सी बात है, भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कम से कम वो 10 साल से सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का सरकारी नौकरी का अनुभव हो। तो इसके संगठन के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसमें सिर्फ योग्य व्यक्तियों का चुनाव हो, इसलिए इनकी भर्ती बड़े ध्यान से की जाती है। और इसमें कम से कम ऐसे बंदे भर्ती की जाती है जो कम से कम 10 वर्ष तक सरकारी नौकरी में हों। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं बताइए। जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश चुने जाते हैं उनके लिए, न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न, सबसे पहले कि वो भारत का, कोई भी देखो भारत के अंदर कोई भी जॉब है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर है वह किसी उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि जो बंदा इसमें चुना जाना है वो कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट के अंदर जज के तौर पर काम कर चुका हो। थर्ड है वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो, यानी कि अगर जज देखें तो वो 5 साल तक होना चाहिए हाई कोर्ट में, अगर वकील देखें तो कम से कम 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ, यानी कि उसको कानूनों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की बनावट का वर्णन करो या इसका गठन कैसे होता है। देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय होगी सुप्रीम कोर्ट, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की, यानी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में जब सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत हुई तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य सदस्य, यानी शुरुआत में इसमें टोटल 8 मेंबर थे, एक मेन जज था और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। 1957 में संसद में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार अन्य सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी। फिर 1960 में एक बार फिर परिवर्तन हुआ तो संसद ने कानून पास किया तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी। फिर इसके बाद दिसंबर 1977 में संसद ने एक बार फिर कानून पास किया और इसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर अब 17 कर दी। यानी कि टाइम टू टाइम इसमें परिवर्तन होता रहा। अप्रैल 1986 में देखें तो इनकी संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई और आजकल ये संख्या लगभग 34 हो गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की तो नियुक्ति राष्ट्रपति जब करता है तो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेता है, लेकिन सभी न्यायाधीशों की सलाह नहीं लेता, ये उन्हीं की सलाह लेता है जिनको ये जरूरी समझता है। और जबकि अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रशिक्षण के कोई 4 महत्व बताइए, यानी प्रशिक्षण क्या बेनिफिट है, प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं। देखो, प्रशिक्षण देखो नाम से इस पर ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है, कर्मचारियों या अधिकारियों को जो भी काम सौंपना है उसके लिए काम करने की पहले जानकारी दी जाती है। इसके महत्व सबसे पहले है कि जो प्रशिक्षण है इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा,
प्रशिक्षण से कर्मचारियों का मानसिक और बौद्धिक दोनों तरह का विकास होता है। देखो मेंटली रूप से वो प्रिपेयर है, उसको नॉलेज है, तो उसकी बुद्धि का अपने आप विकास होना है, जो ट्रेनिंग लेके आए बंदा। फिर है प्रशिक्षण से कर्मचारियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। देखो प्रशिक्षण किस चीज़ का दिया जाता है? प्रशिक्षण ट्रेनिंग उनको इस चीज़ की दी जाती है, जो काम उनको सौंपना उसके लिए उनको प्रोफेशनल बनाया जाता है, और प्रशिक्षण से बंदा अपने आप ही व्यावसायिक कुशलता प्राप्त कर लेता है। फिर है प्रशिक्षण से कर्मचारियों में निर्णय लेने की क्षमता का है, तो टाइम टू टाइम निर्णय लेना हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो निर्णय ले पाते हैं। और प्रशिक्षण से सरकार को भविष्य के लिए तैयार कर्मचारी, यानी प्रशिक्षण से सरकार के पास ऐसे तैयार कर्मचारी मिल जाते हैं जिनका प्रयोग आपातकाल में किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पदोन्नति का अर्थ और परिभाषा बताइए। जो पदोन्नति शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। पदोन्नति शब्द जिसे अंग्रेजी में प्रमोशन भी कहते हैं। अगर लैटिन भाषा के शब्द को देखें तो ये प्रीमोवीर से बना है। और शब्दकोश के अनुसार इस शब्द का अर्थ है, सबसे पहले है स्तर या सम्मान में वृद्धि। जब पदोन्नति प्रमोशन होता है तो उसके स्तर या सम्मान में वृद्धि होती है, वो ऊंचा उठता है और आगे बढ़ता है। फिर है किसी विशेष वर्ग या पद से योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना। तो पदोन्नति की दो परिभाषाएं हैं। सबसे पहले एल.डी. वाइट के अनुसार पदोन्नति का अर्थ ये है कि किसी वर्तमान स्थिति में अधिक कठिन काम मिलना और अधिक उत्तरदायित्व वाले पद पर नियुक्ति होना, जिसके साथ पद शीर्ष में तो परिवर्तन होता ही होता है, उसके वेतन में भी वृद्धि होती है। और डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार जो पदोन्नति होती है वो योग्य एवं श्रेष्ठ सेवाओं का सही पुरस्कार है, और यह योग्य व्यक्तियों को, जो सही वास्तविक व्यक्ति, उसको ऐसे स्थानों पर नियुक्त करने में व्यवस्था है जहाँ पर वह सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आज आपने इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है, और पीछे वाले काम को भी रिवाइज करते रहें और हर एक सब्जेक्ट का काम पूरा करते रहें। ओके।